माँ, ये रिश्ता ही आपको एक ऐसी अटूट शक्ति दे देता है कि आप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हो। मैं सब कुछ करने के बाद भी आज अपनी बच्ची के लिए भटक रही हूँ। मैं उन्हें इस दुनिया में लेकर आई हूँ तो उन्हें बचाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। बस्ती की पानी की समस्या दूर हुई है। हमारा नेता कैसा हो? कैसा हो? साहब मुझे बात करनी है। इन्हें आने दो। आइए, बताइए क्या दिक्कत है आपको? मेरा नाम आकृति है। मेरे पति आप ही के जल विभाग के एक कर्मचारी थे, राजेश धोंडे। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। साहब, उन्हें गुजरे हुए 1 साल हो गया। मैंने कई बार आपके विभाग में आपके कर्मचारियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी गुहार नहीं सुनी। बदले में एक बात जरूर सुनी मैंने कि उनको घूस खानी है। साहब, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन मुझे आज आपसे उम्मीद है। प्रभु, काई सांगता है? इनके पति राजेश धोंडे हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे। पर्सनली इनकी बातों पर ध्यान दो और इनकी परेशानी दूर करो। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? कैसा हो? साहब, मैं ऑफिस कितने बजे आऊँ? देखिए, अभी तो मैं गडकरी जी के साथ व्यस्त हूँ। आप एक काम करिए, शाम को 7 बजे सर्किट हाउस आ जाइए, ठीक है? क्या हुआ स्कूल में? नहीं, मैं बताऊंगी। अरे मैं बता रही हूँ ना। नहीं, मैं बताऊंगी। अरे बस मुझे भी कुछ बताना है। मैंने शीरा बनाया है। शीरा? यस। अब हम खेलने जा रहे हैं। खाना फिनिश करो पहले। अरे लगता है ज्योति आ गई। हाँ चल दे। हाँ ठीक है, ध्यान से। अरे सुनील अंकल आप। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी चल रही, लेकिन अभी ज्योति वेट कर रही होगी। हमें जाना। बाय 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 बाय। अब सब संभल के जाना। राजेश को गुजर के 1 साल हो गया। आई बाबा भी नहीं रहे। ऐसे में तुम अपनी खुशी के लिए मेरे साथ रहने का डिसीजन नहीं ले सकती। सुनील, वही ना, राजेश को गुजरे 1 साल ही हुआ है। प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है, दिया टाइम। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। अरे नहीं, वो सुनील, मैं नहीं जा सकती आज। शाम में 7 बजे सर्किट हाउस जाना है प्रभु जी से मिलने। शाम में 7 बजे? क्यों? वो मेरी नौकरी और कंपनसेशन के लिए बात करनी थी। ठीक है, मैं डिटेल्स चेक कर लेता हूँ, तब तक आप जूस पीजिए। मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी। क्या किया तुमने मेरे साथ? क्यों? गडकरी जी के सामने तो बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी कि मैं घूस खाता हूं। ले, अब तो मैं तुझे ही खा गया। किसी से भी कुछ भी कहने से पहले तो ये फोटोज याद कर लेना। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। चल निकल यहां से। मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब उसने तुझे सर्किट हाउस में बुलाया था। मुझे ही नहीं जाने देना चाहिए था तुझे वहां पे। उस आदमी को उसके की सजा मिलनी चाहिए सुनील। लेकिन कैसे मिलेगी? वो तो बोल देगा कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। तुम ही गई थी ना सर्किट हाउस उसको मिलने। क्या हो गया? एक तरीका है जिससे शिकारी खुद अपनी जाल में फंस जाएगा। नहीं,
नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं करना, नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, नहीं नहीं नहीं। आकृति में आहे ना तुझ्या बरोबर, है ना भरोसा? कॉल करो उसे। हेलो। प्रभु सर, वो आपसे उस रात मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि मेरे घर पे आज रात मिल सकते हैं क्या? ये क्या नाटक है? कुछ नहीं। तू तो फंस गया प्रभु। अरे आकृति, ये ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ उन वीडियोस का? वो प्रभु अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आकृति, वो प्रूफ हमने 2 कैमरास में रिकॉर्ड किए हैं ना, तो एडिटिंग तो करनी होगी। मतलब वो वीडियोस कोई और भी देखेगा? नहीं आकृति, कोई और नहीं देखने वाला है, उसकी एडिटिंग मैं खुद करने वाला हूँ। 2 दिन लग जाएंगे। सुनिए, तू घबरा क्यों रही है आकृति? भरोसा है ना मुझ पर? पहले ही बोलना था ना कि तू धंधे वाली है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नाटक करना बंद कर। सुनील दलाल है ना तेरा? अभी 25 लाख वसूल करके गया मुझसे उस वीडियो के बदले, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यस यस। योगी, मिलते हैं ना बाद में। धोखेबाज इंसान, तू समझता क्या है खुद को? आकृति, मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मेरा इस्तेमाल किया पैसा बनाने के लिए। बेशरम इंसान। अरे थाम आकृति, रुक 1 मिनट। ये देख, कितने सारे पैसे हैं, सिर्फ तेरे और मेरे लिए हैं। इतना निर्लज हो सकता है तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुझ पे भरोसा किया, तुझसे दोस्ती की। बस सुनील, दोबारा ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तू समझने की कोशिश कर, ये बहुत ही अच्छा धंधा है। तुझे सिर्फ बड़े बड़े लोगों के साथ सुना है और मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। करोड़ों छापेंगे। बस! तुझे अंदाजा भी तो क्या बोल रहा है? आकृति, नहीं सुनील, एक बात बता, अगर इस जगह तेरी बहन होती तब भी क्या तू यही बोलता? आकृति तू बस! आकृति अरे आ गई, चल जल्दी से हाथ धो ले, खाना खा ले। निशी कहाँ है? मुझे भी तो वो लेके जा सकती थी ना, अकेले ही चली गई। अकेले चली गई मतलब? कहाँ है निशी, कहाँ है? हाँ, सुनील अंकल लेके गए उसे। उन्होंने बोला कि आप ही ने उसे बोला है लेके जाने। बोल रहा है अंकल उसे कहाँ लेके गए जहाँ मैं नहीं जा सकती। सिमी तू जाकर कपड़े बदल, मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। आई नहीं तू जा। सुनील, निशी कहाँ है? अरे तू घाबरतेस कशाला? निशी मेरे पास है, एकदम सही सलामत। लेकिन अब तो वही करेगी जो मैं कहूंगा, वरना फिर मैं निशी को मार दूंगा। प्लीज 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 ऐसा मत कर, प्लीज मेरी बात कराना निशी से। बेटा आई से बात करो। जी। हेलो आई। आई वो मुझे सुनील अंकल यहाँ क्यों लेके आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं अब इन मौसी के साथ रहूंगी और यहीं पढ़ूंगी।
आपने कहा था उनको मुझे यहाँ लाने के लिए। हाँ, मैंने बोला था बड़े बड़े स्कूल है ना जैसे तुझे पसंद है, पढ़ाई अच्छी होगी तेरी। लेकिन आई आपने सिमी को साथ में क्यों नहीं भेजा? छोटी है ना सिमी, और मेरे साथ भी तो कोई चाहिए ना यहाँ पे। तू चिंता मत कर, मैं आऊंगी जल्दी तुझसे मिलने। ध्यान रखना अपना। अच्छा निशी सुन। लो बेटा। हो गई बात। अब से तू वही करेगी जो मैं कहूंगा, वरना तो समझ सकती है मैं क्या कर सकता हूँ निशी के साथ। सुनील, मेरे हेलो। आप ही देश पांडे साहब हैं? जी। निशी, बेटा मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आई हूँ, ले लो। थैंक यू पद्मा मौसी। प्यारी गुड़िया। इतने समय से कहाँ छुपी है तू? ये ले तेरा शहर। हाय, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आपकी याद भी बहुत आती है। ताई, वो मुझे मिस नहीं करती ना? अरे मैं भी तुझे बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं जिससे मैं लड़ सकूँ, जिसकी चोटी खींच सकूँ। देखना आई, ताई क्या बोल रही है। निशी, तू अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगी तुझसे मिलने। ठीक है, जल्दी आना। क्या? एक और आदमी के साथ? हाँ तो क्या हो गया? धंधा करना है कि नहीं? हाँ? और सुन, ये देशपांडे खुद ही ऑफर लेके आया है, इसलिए ध्यान से कुलकर्णी को बराबर सेटिस्फाइड करना, ठीक है? मुझे मेरी बच्ची से मिलना है बस सुनील, प्लीज। एक बार ये काम खत्म कर ले, उसके बाद मैं खुद तुझे निशी से मिलने लेके जाऊंगा। वैनी, ग्रुप बन गया है, ले लो फोटो भेज दो। भेज दिया। 17,000 ठीक रहेंगे ना? ऐसे भी निशी छोटी सी है, मैं हाँ कर देती हूँ। नहीं वैनी, रुक जा, जवान लड़कियों की बहुत डिमांड होती है, कुछ दिन रुक जा, पैसे और बढ़ जाएंगे। ठीक है। 1 लाख? वाह, सच में रतन, तेरे पास ना दिमाग है। बोला था ना। पूरे 35 लाख है ना? हाँ। क्या कर रहे हैं? पागल हो गया क्या कर रही है वैनी? थोड़े मजे लेने देना, कल वो चली जाएगी। खुद को ना थोड़ा सा काबू में रखने को सीख ले। हाँ, लड़की फ्रेश बचने की बात हुई थी। बेटा, ये रमाकांत अंकल है। आज से तुम इनके साथ रहोगी। लेकिन मुझे इनके साथ क्यों रहना है? क्योंकि रमाकांत अंकल का घर अपने घर से बहुत बड़ा है और उनके घर में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और तुम्हारी आई ने भी यही कहा है कि आज से तुम रमाकांत अंकल के साथ रहोगी। लेकिन मैं पहले मेरी आई से बात करूंगी। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं, मैं बिना आई से बात किए नहीं जाऊंगी।
बैठ के बात कर। पूरे 35 लाख है। बाहर वेट कर, मैं आ रहा हूँ। हाँ। सुनील, सुनील मुझे निशी से मिलना है, अभी मिलना है निशी से। ला देंगे, खाई क्या है इतनी? हाँ बोलो अक्का। अब क्या बताऊं सुनील, वो लड़की तो हमें चकमा दे के भाग गई। कैसे भाग गई? सुबह मुझे बोली कि मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन वो तो स्कूल पहुंची ही नहीं। सुनील, सुनील, निशी, निशी कैसी? क्या हुआ निशी को? अरे मिला दूंगा ना उसे। क्या दिमाग खराब कर रही है मेरा? सुनील, साला बच्ची अक्का के घर से भाग गई। तू आकृति को क्या बोलेगा? मैं कुछ करता हूँ, तब तक तू इस पे नजर रखना। पुलिस में ना चली जाए। मैं खुद जाके देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। सर ये मेरी बेटी निशी है। सर ये कल से सोलापुर से गायब है। देखिए मैडम, ये सोलापुर का केस है, तो इसकी कंप्लेंट भी आपको सोलापुर में ही फाइल करनी होगी। सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सर, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता ठीक से कि ये सोलापुर में कहाँ रह रही थी। सर सर प्लीज प्लीज ढूंढिए ना इसे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे निशी को ढूंढने की। अब आप जाइए। ये देख, ये छोटे वाली मैं हूँ और ये बड़ी वाली निशिताई। ये दोनों साथ में रहते हैं और इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। पता है, जब निशिताई आएगी ना तो मैं उसके साथ बहुत घूमूंगी, खेलूंगी, खाऊंगी। कौन हो तुम? और इसके सर के पीछे गहरी चोट है सर। बॉडी डिकम्पोज हो रही है, इसका मतलब 2-3 दिन तो हो चुके हैं इसकी मौत को। इस लड़की को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। एक हफ्ते पहले तुळजापुर पुलिस स्टेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। ये देखिए, निशी धोंडे, उम्र 13 साल। मनोज, इस फोटो पे गौर किया तुमने? नहीं सर। सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर फ्रॉम सोलापुर। जय सर। निशी धोंडे मिसिंग केस के सिलसिले में आए हैं। आपने उसकी फोटो सर्कुलेट की थी ना? यस सर। लाश मिली है, उसका मर्डर हो गया है। मर्डर? माँ को बुला लीजिए। सर फोन तो स्विच ऑफ है। ऐसा कीजिए, केस फाइल हमें दे दीजिए और एड्रेस वगैरह भी। थैंक यू। ताला लगा है। अरे सिमी, सिमी रुक जा। अंकल, अंकल मेरी आई कहाँ है? सर से बात करो। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम सुलभा वैद्य है और ये सिमी है, आकृति की बेटी। सर 2 रात पहले मैंने आकृति को अकेले रात में कहीं जाते हुए देखा था और अगले दिन सिमी मुझे घर पर अकेली मिली। बहुत रो रही थी। तभी मैं समझ गई कि आकृति वापस नहीं आई है। तब से ये मेरे साथ ही रहती है। और सर आकृति का फोन भी बंद आ रहा है। ये लॉक उसके घर पे किसने लगाया? हाँ सर, वो आकृति ने मुझे इमरजेंसी के लिए एक चाबी दे के रखी थी, उसी से मैंने बंद किया। ठीक है, हमें वो चाबी चाहिए। हाँ सर, मैं लेके आती हूँ।
बेटा जरा। बट आप बता सकते हो आपकी आई की किसी से लड़ाई हुई थी या उनकी किसी से दुश्मनी थी? मेरी आई बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने उनको एक दिन किसी अंकल को थप्पड़ मारते हुए देखा था और उन्होंने उस अंकल को घर से बाहर भी भगा दिया था। कौन थे वो अंकल? उनका नाम क्या था? नहीं पता, लेकिन वो 1-2 बार सुनील अंकल के साथ आए थे। ये लीजिए। सर हाँ खान, ये देखिए, ये तो स्पाई कैम है। इसमें छुपाया था। ये आकृति ने अपने घर में स्पाई कैम क्यों लगा रखे, वो भी बेडरूम में? जरा बारीकी से जांच करो। अच्छे से तलाशी लो। सीडीज रखो, जरा चेक करते हैं। ये देखिए सर, एक और कैमरा। आओ जरा सीडी चेक कर। ये क्या है? ये तो सेक्सटॉर्शन का केस लग रहा है। पड़ोसी से पता करते हैं। सर आकृति तो बहुत अच्छी और सुलझी हुई औरत है। आप बता सकती हैं कि ये आकृति के यहाँ कौन कौन आता जाता था? हाँ सर, वो सुनील आता था, उसका पहले उसके साथ था। मैंने उसे कई बार पूछा भी था। मैं और सुनील एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन आप बहुत जल्द मैं और सुनील शादी करेंगे। ये आकृति की दूसरी बेटी कहाँ रहती है? सर आकृति ने बताया था कि निशी को अच्छे स्कूल की वजह से सोलापुर में अपने मौसी के यहाँ रखा है उसे। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी। अच्छा, आकृति की पिछले 3 दिनों की CDR रिपोर्ट निकालो और साथ में फोन लोकेशंस भी। यस सर। खान, ये सेक्स वीडियो में जो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं उनका पता लगाओ। सच्ची सर? आई शपथ, वो अपने आप ही आई थी सर्किट हाउस में और उसने खुद मुझे उसके साथ सोने के लिए कहा था। ओहो, और तू एक बेचारा आदमी कर भी क्या सकता था? ना नहीं कर पाया होगा। समाज सेवा का काम था ना ये। सर फोन पर ऐसी बातें करती थी वो। उसने मुझे घर बुलाया तो मुझे लगा पानी के नल का कोई इशू होगा, लेकिन मैं घर गया तो उसने मुझे सीड्यूस किया और उसके साथ सोने पर मजबूर किया। तो इसीलिए तू उसे बेल्ट से मारता था और एंजॉय करता था, लेकिन वो नहीं। वो तो उसका नाटक है मैडम, क्योंकि उसे पता है वो खुद वीडियो बना रही है और वो उन पैसों के बारे में सोच रही होगी जो उसका दलाल और वो हमसे लूटते थे बाद में, हमें ब्लैकमेल करके। मेरा तो सर चकरा गया था सर जब मुझे वो वीडियो मिला था और साथ में 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। तूने पैसे दिए थे? और क्या करता साहब, उसका आदमी आया था पैसे लेने, वो लीचड़ योगी। मेरी पूरी सेविंग्स खत्म हो गई मैडम उस औरत के चक्कर में। इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया तुमने? उसे हटाना ही होता तो इतने पैसे क्यों देता मैं? जरूर कहीं किसी को फंसा रही होगी वो। सुनील का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है। क्या सेक्स टेप? नहीं सर, आकृति बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारे सवालों को मिसअंडरस्टैंड मत कर। झूठ बोलेगा ना तो बहुत पीटेगा। सर वो कहाँ गायब हुई है, उसका खून हुआ या नहीं हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। आकृति कहाँ पे है सर? और निशी वो कहाँ है? वो भी सोलापुर में थी ना? मुझे नहीं पता सर। तेरे फोन की लोकेशन 2 बार पद्मा के घर की है। निशी का फोन हो गया है, उसकी लाश। आप लोग सब मुझ पर शक कर रहे हो? सर आई शपथ मैंने उस बच्ची को नहीं मारा है सर। वो तो पद्मा की जिम्मेदारी थी उसका ख्याल रखने की। देख, एक ही बार में तू पूरा सच बोल दे, अगर मेरी सटक गई ना। बोल। बताता हूं।
वो लड़की तो हमें चकमा दे के भाग गई। सर आकृति नहीं चाहती थी कि निशी वो घर में रहे, क्योंकि उसको वो सारे काम करने थे, इसलिए पढ़ाई का बहाना करके उसने मुझसे निशी को सोलापुर छुड़वा दिया। लेकिन सेक्स वीडियो देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आकृति सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही? सर ऐसा लगता तो वो रेप के चार्जेस या वीडियो आउट करने की धमकी कैसे दे सकती थी वो लोगों को? मैं तो सिर्फ लोगों को कॉल करता था और पैसे लेने जाता था बस। लेके जाओ उसे। सर मेरी बात मानिए, मैंने नहीं किया आकृति को सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। बता सर चेक करो। ऋषि तो सुबह उठकर स्कूल चली गई थी, फिर उसके बाद वो घर पर वापस आई ही नहीं। झूठ मत बोल। सर ये पैसा मिला 60,000 है। ये पैसे कहाँ से आए? सर ये देखिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ग्रुप और ये चैटिंग। बेच दिया ना बच्ची को? हाँ बता। बताती हूँ। हमने निशी को रमाकांत नायर को 1 लाख रुपए में बेच दिया। इन दोनों को निशी की किडनैपिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सर इंक्वायरी करो। सर रमाकांत भाऊ के बीवी की मौत के बाद वो कई सालों से अकेले रहते हैं, लेकिन हफ्ते भर से मैंने उनको देखा नहीं। खान, ये रमाकांत के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और इसका नंबर भी सर्विलांस पे डालो। यस सर। तब तक इस सुनील से और पूछताछ करते हैं। सुनील मेमन है और सर उसकी तो बेल हो गई। बेल हो गई? मनोज अच्छा, वो लेडी कांस्टेबल कहाँ है जो उस दिन वहाँ थी? आपका मतलब वृंदा? सर उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो वो छुट्टी पे है सर। पर क्या हुआ सर, कुछ काम था? नहीं काम नहीं था, लेकिन कई दिन से दिखाई नहीं थी इसलिए पूछा। ठीक है सर, जय हिंद सर। जय हिंद। चलो। एक और आदमी था ना जो सुनील की जगह वो ब्लैकमेल के पैसे लेने जाता था? हाँ सर, वो कमलेश योगी। आकृति मुझे बहुत पसंद थी साहब, उसके साथ वो मैं सारे मजे लेना चाहता था। मैं कई बार उसके करीब जाने की कोशिश भी की। दूर रहना। अगर हाथ लगाने की हिम्मत की ना मुझे तो जान से मारोगे। आकृति कहाँ है? मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब। देख, सीधे सीधे बताता है या लाठियों से तेरी खातिर करवाऊं? बोल। आई शपथ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने कुछ। और एक पैदा हो गया कसम लेने वाला। करड़े लेके जाओ इसको। सर, ये निशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर उसकी मौत 10 अक्टूबर को रात को 7 से 9 बजे के बीच हुई है, सर पे चोट लगने के कारण। और हाँ सर, उसकी बॉडी पर 2 सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं। काम करो, ऋषि की जहां बॉडी मिली थी वहां से रमाकांत के घर तक का पूरा डम डाटा निकालो। यस सर। आपने देखा है क्या? मेरी आई नहीं है। ए लड़की, ए रुक ना। अरे इस औरत को तो मैं जानता हूँ। क्या? सच्ची? कहाँ है ये? चल ना, मैं लेके चलता हूँ। मैडम सिमी घर पर नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आई को ढूंढने के लिए बाहर चली गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमी का फोटो मुझे तुरंत भेज दीजिए, मैं सर्कुलेट कर देती हूँ। हाँ मैं अभी भेजती हूँ। सर ये डम डेटा में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। अरे रमाकांत का फोन नंबर, उसके ऊपर भी कोई एक्टिविटीज नहीं है। जिस जगह पे मर्डर हुआ उस जगह पे रमाकांत का फोन मौजूद नहीं था। इनफैक्ट वो टाइम पे और डेट पे कोई भी फोन मौजूद नहीं था।
अच्छा, सिमी का कुछ पता चला? हाँ सर, कांस्टेबल को वो टेम्पो के नीचे छुपी मिली। मैंने उसे सुलभा के घर छोड़ दिया। रमाकांत के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। एलटी रोड के एटीएम से उसने कैश विड्रॉ किया था। बैंक से भी ये बात क्रॉस चेक की है हमने। चलो। को पहचानता? ये साहब तो मैं जानता हूँ सर। इस सामने ग्रीन प्लस लॉज है ना, उसमें रहते हैं। मैं रोज इसको न्यूज़पेपर देने जाता हूँ। जी, मुझे पता था कि निशी की जब आपको बॉडी मिलेगी तो आप मुझे ही पकड़ने आओगे, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने निशी को नहीं मारा। मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैंने पैसे देके उसे खरीद लिया था, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला। तो उन दोनों ने मास्क पहना था इसलिए तू उनकी शक्ल नहीं देख पाया। अरेस्ट करो इसे और बच्ची के रेप केस में पॉक्सो लगाओ और अच्छे से खातिरदारी करना इसकी। अरे मगर सर सुनिए ना। संतोष, गाड़ी घुमाओ, वृंदा के घर की तरफ लो। सर के माइंड में कुछ तो चल रहा है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ पुलिस स्टेशन में आए थे तो राणे से मैंने निशी के फोटो सर्कुलेशन की बात की थी और मैंने नोट किया था उसका रिएक्शन बड़ा अजीब सा था। उस दिन के बाद से वृंदा पुलिस स्टेशन में नहीं दिखाई दी। हो ना हो वो जरूर कुछ जानती है। सर आप? हमने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए हालचाल लेने चले आए। क्या हुआ है तुम्हें? वैसे देखने में बीमार नहीं लग रही हो, थोड़ी परेशान जरूर लग रही। कुछ बताना चाहती हो? कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं बोलो। ये सर मुझे आपको कुछ बताना है। उस दिन आकृति जब निशी की मिसिंग कंप्लेन करवा के गई, सर मैं निशी का फोटो सर्वर पर अपलोड कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं पर्सनली इस मैटर की छानबीन करूंगा। मैंने क्या किया? मैंने क्या सच बोल दे चल। तो सर मैंने ही आकृति का इस्तेमाल करके जल विभाग के ऑफिसर को ब्लैकमेल किया। उसके बाद मैंने राणे सर को और मनोज को बात करते हुए भी सुन लिया था। अब क्या करना है सर? कमाने का मौका मिला है मनोज, इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन सर औरत की लड़की गायब है। हाँ तो हमारे बाप का क्या जाता है? सर मुझे नहीं पता कि राणे सर क्या प्लान बना रहे हैं, लेकिन मैंने ये जरूर ठान लिया है कि कम से कम एक बार आकृति को अपनी बेटी को ढूंढने का मौका जरूर मिलना चाहिए। राणे सर को पता चल गया था वो फोटो मैंने उनसे छुप के अपलोड की थी, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि मैं सिक लीव ले लूं। सर वृंदा झूठ बोल रही है। मैंने सुनील को नहीं पीटा था, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। और वो तुम्हें क्यों फंसा रही है? क्योंकि सर उसके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे मैंने खराब रिमार्क दिए थे कि वो अपने काम में कैपेबल नहीं है और शायद वो इसी बात का मुझसे बदला ले रही। चलो मान लिया वो तुमसे बदला लेना तो सुनील आया, उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। बुलाओ उसे, बोलो। सर मैं आपसे कन्फेस करने आया हूँ। आकृति आपको कभी नहीं मिलेगी। मैंने उसे मार के फेंक दिया है। क्या? बॉडी किधर है? 11 तारीख को तकरीबन 10 बजे मैं उसे तालाब के पास मिला था। सुनसान जगह थी तो मैंने उसे वहीं मार दिया और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। साले तू मर्डरर है और सर यहाँ मुझ पे शक कर रहे हैं। देखिए आप मेरे क्लाइंट पे बिना बीच में मत बोल। अच्छा ये बता, आज से पहले राणा ने तुझे कभी मारा था? नहीं सर, कभी नहीं। अरेस्ट करो इसे। चलो। इस सुनील की कहानी को वेरीफाई करो। अचानक से इसके अंतरात्मा कैसे जाके कि सरेंडर ही कर दिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केस को गुमराह कर रहा है? तालाब में बॉडी ढूंढो। ये आकृति तो नहीं। इस बॉडी का डीएनए निशी की बॉडी के डीएनए से मैच कराओ। ओके सर। साहब यहाँ आपको और भी बॉडीज मिलेगी। ये तो यहाँ की प्रथा है। यहाँ के लोग अपने परिजनों की मौत के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए उनका शरीर पानी में बहा देते हैं। सर सुनील ने बताया कि उसने आकृति को 11 अक्टूबर को मारा था।
लेकिन उस दिन उसकी लोकेशन तालाब पर नहीं थी, बल्कि तालाब से ऑपोजिट डायरेक्शन कैलाश चौक में थी, फेमस बार में थी, वो भी योगी के साथ। मुझे शुरू से ही पता था कि वो झूठ बोल रहा है। सर, ये रमाकांत को कुछ बताना है। सर, वो निशी को जिन 2 आदमी ने उठाया था उनके बारे में मुझे कुछ याद आया। उसमें से एक आदमी, उसके छाती पे गरुड़ा का टैटू था। हाँ, हेलो, क्या? हाँ, हम लोग आ रहे हैं। सर, आकृति की बॉडी मिली। चलो। इधर हर्षा, चेक करो। ये फसल काटने वाले किसानों ने देखा है। उनका कहना है कि यहाँ से काफी बदबू आ रही थी। उनको लगा जानवर मरा होगा। सर, गला दबा के मारा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। खान, इस सुनील मेहमाने को थाने बुलाओ। हमें बेवकूफ समझता है, हैं? बोल, ये बता, तू हमसे झूठ क्यों बोल रहा था? हमें अच्छी तरह से पता है कि आकृति को तूने नहीं मारा, और जो समय तूने आकृति को मारने का बताया उस समय तू कैलाश चौक के फेमस बार में अपने साथी योगी के साथ बैठा शराब पी रहा था। बोल। सर, मुझे आकृति का मर्डर कन्फेस करने के लिए पैसों का लालच दिया गया था। कुछ दिन पहले जब मैं घर पहुंचा तब आकृति का मर्डर अपने सर पे ले ली, और ये 2 करोड़ रुपए तेरे। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं पता सर। और तू उस दिन ये क्यों बोला कि राणे ने तुझे नहीं मारा? सर, राणे को सेक्सटॉर्शन रैकेट के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने केस फाइल न करने के लिए मुझसे आधे पैसे की घूस ली, और फिर मेरे बाद वो प्रभु कुलकर्णी और देशपांडे के पास गया, और उनसे भी उसने पैसे लिए अपना मुंह बंद करने के लिए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आकृति की मौत 11 अक्टूबर को रात को 9 से 11 बजे के बीच हुई है, स्ट्रैंगुलेशन की वजह से। और ये आकृति को लास्ट कॉल किसी पीसीओ के बूथ से आया था, जिसके 10 मिनट के बाद वो अपने घर से निकल गई। आकृति को पीसीओ से कौन कॉल करेगा? सर, हमने उस रात का डम डेटा निकलवाया है। वहाँ पर बस एक ही नंबर है जो जाना पहचाना है, जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद था। किसका? मनोज। 11 अक्टूबर का इस पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर, ये देखिए, 8:10 को ये राणे जीप लेके पुलिस स्टेशन से बाहर गया, और ये देखिए 9:15 बजे वापस आ गया, लेकिन ये मनोज के बाइक से वापस आ गया। ये देखिए 10:30 बजे मनोज पुलिस स्टेशन में वापस आ गया, लेकिन राणे की जीप लेके। अरे ये क्या तरीका है? ये तेरा टैटू, ये रमाकांत ने उस समय देखा था जब तू उसके घर से निशी को किडनैप करके लेकर आया था। बोल। हाँ, मैंने ही ये सब किसी के कहने पर किया है। हत्या की वजह से कहीं उनका नाम सबके बीच में ना आ जाए। उन्होंने कहा कि आकृति को भी मारना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरे कहने पे मनोज ने अगले दिन आकृति को फोन किया। क्या सच में पता चल गया कि निशी कहाँ है? अरे, राणे साहब को कुछ लीड मिली है। उन्होंने तुम्हें वो तुलजा देवी मंदिर है ना, उसके पास मिलने के लिए बुलाया। मेरी निशी कहाँ है? मर गई है। मैंने उसका रेप करके उसे मार दिया। और ये सब किसके कहने पे किया? विलासराव गडकरी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि सेक्सटॉर्शन रैकेट पब्लिक के सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके खुद के 3 ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे। अगर ये सबके सामने आ जाता तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता, और इसीलिए मैंने सुनील को मर्डर का इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने के लिए कहा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? हेलो सर, कुछ तो बताइए। स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड इरिगेशन श्री विलासराव गडकरी को उन्हीं के घर से गिरफ्तार कर दिया गया है। ऑथोरिटीज ने अभी तक कोई कारण उजागर नहीं किया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि आखिरकार कुछ तो अच्छा हुआ। सर, ये सुलभा सिम्मी को अडॉप्ट करना चाहती है। अरे वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। हाँ सर। लेकिन ये कभी नहीं होता अगर ये सुनील के इस खतरनाक प्लान में शामिल नहीं होती। ये प्रभु ने जब उसका रेप किया था तभी उसे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करनी थी। सर, नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ये प्रभु से भी घटिया एक आदमी निकला।
इंस्पेक्टर राणे। सही कह रहे हो। ये राणे जैसी एक मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर दी। हमें पब्लिक का विश्वास फिर से हासिल करना है, क्योंकि हम समाज के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। कमर कस लो। सर। यस सर। जब से वर्दी पहनी है तब से इस वर्दी पर एक दाग नहीं लगने दी, लेकिन गुनाहों का यह दलदल इतना गहरा है कि इसका कीचड़ साफ करते करते अब मैं थक गया हूं। इन गुनाहों का सिलसिला कई साल पहले ही शुरू हो गया था। उनका हर कदम उस गुनाह की काली कहानी लिख रहा था। हमारी एक गलती से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक फूल की इतनी बड़ी सजा, और इस फूल ने हमारी वर्दी पर एक ऐसा दाग लगा दिया जो कभी नहीं मिट पाएगा। अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? अरे भगवान का पैसा है वो। अरे रुको, चोर चोर, अरे रुको, चोर पकड़ो, चोर। ए रुक रुक रुक, मंदिर का पैसा चुराता है, रुक। क्या हम सच में नरक में जाएंगे? मेरी माँ तो कह रही है कि स्वर्ग और नरक यहीं पे होता है। अरे स्वर्ग तो हमारी दोस्ती है, नरक तो तब मिलेगा जब हमारी ये दोस्ती टूटेगी। हमारी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हमारी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हमारी ये दोस्ती। दोस्ती नहीं बची तो अब दोस्त भी नहीं बचेंगे। जयंत और गुरु को अगर मुझसे कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ उनकी मौत। अरे भैया, आज बहुत लेट हो गया। ससुराल वाले घर पे आए थे तो उसीलिए उन्हीं की सेवा में लगा हुआ था। ये कब तक बनेगी कचौड़ी? बस भैया, थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी दुकान ही लगा रहा हूँ। पहले ये माना जा रहा था कि ये धमाका किसी गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि ये धमाके के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ भी हो सकता है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि एटीएस पूरी गंभीरता से इस मामले की जांच करेगी। देखिए, हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो पैनिक ना हो। हम जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। राधिका बेटा, टीवी क्यों बंद कर दिया? पापा, नाना बनने वाले हो आप। ऐसी खबरें सुन के ना मेरा बच्चा डर रहा है। अच्छा, तो ये टीवी हमारे नाती ने बंद करवाया है? हाँ, तो समझ जाओ इशारा कि आगे आगे इस घर में हमारे नाती का राज चलने वाला है। बिल्कुल। वैसे नातिन भी तो हो सकती है ना? अरे भाई, राम जाने वो तो है, दोनों का ही वेलकम है यहाँ। अरे हाँ, तुमने दामाद जी से फोन पे बात कर ली ना कि भाई डिलीवरी के वक्त उन्हें फुर्सत मिल जाएगी काम से या नहीं? हाँ पापा, उन्हें तो बेसब्री से इस बच्चे का इंतजार है। वो तो हमें भी है। हाँ?
नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते दीक्षा बेटी। ये लीजिए चाचा जी, आपके लिए स्पेशल करेले की चटनी, आपकी डायबिटीज में बहुत फायदा करेगी। भाभी आप कितना सोचते हो पापा के लिए। हाँ भाई, कहीं तेरा ससुर बुरा ना मान जाए जो तुम हमारी इतनी सेवा करती रहती हो। मेरे ससुर आपके बचपन के दोस्त है चाचा जी, तो इस लिहाज से मैं आपकी भी तो बहू हुई ना। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया बेटा। तेरा ससुर जन तो अब भी मेरे नजदीक है, लेकिन वो भुवन। चिंता मत कीजिए चाचा जी, मेरी भी इच्छा है कि आप तीन लोग फिर से एक साथ हो जाएं पहले की तरह। अब अच्छा चाचा जी, आपको याद है ना कि कल आप तीनों के जमीन में पानी भराई शुरू करनी और पूजा भी है। हाँ बेटा। इनकी इच्छा थी कि इस बार पूजा राधिका ही करे, लेकिन ये सोच रहे थे कि कहीं इससे भुवन जी और तुम्हारे ससुर चयन जी को कोई ऐतराज ना हो। अरे चाची जी, इसमें ऐतराज की क्या बात है? आप समझो कि कल पूजा राधिका ही करेगी। तू होती कौन है डिसाइड करने वाली कि पूजा कौन करेगा? बीवी हूँ आपकी और इस घर की बहू भी, और मैंने अरे पापा जी का बस चले तो अपनी सारी जमीन उन्हीं के नाम कर दे। तू आज के बाद वो करेगी जो मैं कहूंगा। सोहम, ज्यादा मर्दानगी मत दिखा। दीक्षा को मैंने अनुमति दी थी राधिका से पूजा कराने की, और राधिका भी मेरी बेटी जैसी है। बस बस बस, गुरु चचा दोस्त है आपके, सिर्फ दोस्त, परिवार नहीं है वो आपके। और ये बहू है आपकी, बेटी नहीं। सारे रिश्तों को उलझा के रखा हुआ है आपने। तूने तो बहुत सुलझा के रखा है ना, बेटा होने का फर्ज अदा कर रखा है ना तूने तो। हाँ तो ठीक है ना, बना लो किसी गैर को अपना बेटा। जब धोखा खाओगे ना तब पछताओगे। जयंत, भुवन से बात हुई क्या? आ रहा है वो? आपका न्योता भेजेंगे उसको यार, छोड़ उसको, दारू पी के पड़ा हुआ कहीं पे। अरे उस जमीन को लेकर कितने सपने देखे थे हम दोस्तों ने, लेकिन वो कल तक मरने के लिए तैयार था और आज मिलना भी नहीं चाहता है। यार वो हमारी दोस्ती के काबिल ही नहीं है यार। लेकिन इस जमीन में उसका भी हिस्सा है, जो भी फसल होगी ना उसे भी भिजवा देंगे। अच्छा, मतलब मेहनत हम करें, फल वो खाएगा? पागल हो गया क्या? बचपन के दोस्त हैं हम, वो हमें गैर कर सकता है, लेकिन हम अपनी दोस्ती का फर्ज नहीं भूलेंगे, समझे? ठीक है यार। राधिका, राधिका, तुम फेथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ राधिका, तुम इतने दिन बाद आई हो और मुझसे मिली भी नहीं। वेद, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं शादीशुदा हूँ। तुम और ये बच्चा दोनों मेरे, समझी? वेदी, क्या बकवास कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने पति को छोड़ के मेरे पास आना होगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी की रहने भी नहीं दूंगा। देखो, मुझे धमकी मत दो, वरना मैं वरना क्या? सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ तुम्हें, बैग पैक कर और भाग चल मेरे साथ। भाभी प्लीज, किसी को कुछ मत बताना, रिक्वेस्ट प्लीज। आओ राधिका बेटा, करो शुभारंभ। जाओ बेटा। संभालिए चाची। दीक्षा, ये सब कैसे हो गया दीक्षा? जिस जमीन पे धमाका हुआ वो आपकी? जी हाँ सर। बताएंगे धमाका कैसे हुआ? सर जब धमाका हुआ तब मैं वहां नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? आई एम सॉरी, उनकी डेथ हो गई।
सर, इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। गुरु, उनकी प्रेग्नेंट बेटी राधिका और उनके खेत में काम करने वाले 2 वर्कर। और सर मेरे पापा? वो काफी सीरियस है, हमें उनका पैर काटना पड़ा। इस छोटे से गांव में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। धमाके की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैम सर, मेरी ट्यूबवेल कमेटी के मैनेजर से बात हुई। उसका कहना है कि मशीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो धमाके की वजह क्या थी? सर, फॉरेंसिक को ट्यूबवेल में एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले। शायद एक्सप्लोजिव को ट्यूबवेल में प्लेस किया गया था। दोस्ती नहीं बची तो अब दोस्त भी नहीं बचेंगे। जयंत और गुरु को अगर मुझसे कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ उनकी मौत। मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। जयंत कैसे? वो भी जिंदा लाश ही रह गए। उनकी एक टांग चली गई। हम तीनों मिलके ना एक बड़ी सी जमीन खरीद लेंगे और उस पे हम खेती करेंगे और हम तीनों भाइयों की तरह हमेशा एक साथ रहेंगे। भाइयों, सालों का सपना पूरा हो गया। ये रही हमारी जमीन। सपना पूरा कैसे नहीं होता गुरु, बहुत दिल से देखा था। लेकिन यार, आधी उम्र निकलने के बाद ये सपना पूरा हुआ है। अगर तुम दोनों से पहले मैं ऊपर निकल लिया ना तो जमीन तुम दोनों के नाम। जयंत पागल हो गया क्या? अरे शुभ शुभ बोल, क्या बोली जा रहा है? वैसे तेरी बात में दम है जयंत। अगर हम तीनों में से कोई भी पहले निकल गया ना भगवान से मिलने, तो जो बच गया जमीन उसकी। अबे फिर तो गुरु की लॉटरी निकल जाएगी। मेरी क्यों? अबे जोशी ने बोला 100 साल जिएगा कम वक्त। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बम बनाने के लिए गेलेटिन स्टिक्स और बारूद का इस्तेमाल किया गया और बम को ट्यूबवेल के पावर स्विच के साथ कनेक्ट किया गया ताकि जैसे ही ट्यूबवेल ऑन हो धमाका हो जाए। सर, ये जिलेटिन स्टिक्स और बारूद का इस्तेमाल तो मोस्टली टेरर ग्रुप ही करते हैं। लेकिन टेरर ग्रुप का मकसद तो ज़्यादा से ज़्यादा जान और माल का नुकसान करना होता है, जबकि यहाँ पे पर्पसली एक ही फैमिली को टारगेट किया गया। फैमिली के 2 मेंबर्स के साथ साथ खेत में काम करने वाले 2 मजदूर भी मारे गए। गुरु का दोस्त जयंत वो बच गए। तो क्या सर, आपको इसमें कोई पर्सनल एंगल दिखाई दे रहा है? जयंत की हालत स्टेबल होने दो, फिर उससे बात करते हैं। और हमें इस केस को एस्केलेट करके सेंट्रल एजेंसीज की मदद लेनी होगी। बम धमाका हुआ है, छोटा केस नहीं। शायद उनके डाटाबेस से हमें इस केस में कुछ हेल्प मिले। ये सब कैसे हो गया? मुझे मेरी बीवी और मेरा होने वाला बच्चा वापस चाहिए। अरे आपके भरोसे छोड़ के गया था मैं उसको, आपने उसका इतना भी ख्याल नहीं रखा। अरे उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा अभी? अच्छा हुआ नीरज जी आप इसको यहाँ लेकर आ गए। अब आपको तो फुर्सत होती है नहीं, डिलीवरी देके हमारे साथ ही रहेगी, हम इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, आजकल अपने बाप का हालचाल लेना भी छोड़ दिया।
मुझे जिंदा देख के खुश नहीं है ना तू? क्या मतलब है आपका? तू उस दिन था कहाँ जिस दिन ये धमाका हुआ? आप तो मुझे खुद की खुशी में शामिल करके खुश नहीं थे ना। खुशी तो मातम में तब्दील हो गई। मेरा दोस्त चला गया, उसकी बेटी चली गई। उनके बुरे कर्म, नहीं बच पाए वो, लेकिन आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आपकी जान बच गई। तो मुझे कोस के ना आपका ये पैर वापस नहीं आने वाला, समझे? ये लीजिए पापा जी, आपकी दवाई का समय हो गया। तुझे क्या लगता है सबके पीछे मेरा बेटा? नहीं नहीं पापा जी, ऐसा मत सोचिए आप। अब इससे और चौकन्ना रहना होगा। प्लीज हैव अ सीट। इस गांव में जैसा ब्लास्ट हुआ है, 1 महीने पहले मुरादाबाद सिटी में हुआ ब्लास्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ ट्यूबवेल में जिलेटिन स्टिक्स और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया और वहां पर उन्हें एक स्टोव में प्लांट किया गया था। नजरपुर मुरादाबाद से महज 20 किलोमीटर दूर है, तो इन दोनों ब्लास्ट का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? और उस ब्लास्ट में तो किसी टेरर ग्रुप के इन्वॉल्व होने की अटकलें थी। लेकिन अभी तक किसी टेरर ग्रुप का लिंक नहीं मिला है इसके पीछे। और वो जो बॉम्ब था, होममेड बॉम्ब था। होममेड बॉम्ब? यस, एकदम देसी तरीके से बनाया गया। तो क्या ये मुमकिन है कि ये दोनों बॉम्ब बनाने वाला शख्स कोई एक ही हो? हमारे इन्फॉर्मर्स की टिप पर हमने ऐसे कई ठिकानों पर रेड मारी जो एंटी सोशल ग्रुप द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जिलेटिन स्टिक्स और डिटोनेटर उस अननोन बॉम्ब मेकर तक पहुंच कैसे रहा था। जिलेटिन स्टिक्स मोस्टली माइंस में ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो हो सकता है वहां से किसी ने। लेकिन इंटेलिजेंस तो माइंस ब्लास्टिंग के ठेके लेने वाली हर कंपनी पर कड़ी नजर रखती है। उन्हें जो जिलेटिन स्टॉक्स अलॉट होता है, वहां से तो एक भी बॉक्स का इधर उधर होना इम्पॉसिबल है। हमने पर्सनल लेवल पर भी इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, सारे इंजर्ड और डेड लोगों से कनेक्टेड लोगों के बैकग्राउंड्स चेक किए, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। हमारे विक्टिम की फैमिली में ऐसा कोई लगता नहीं जो इस तरह का बम बना सकता है। बट यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इट। मुझे लगता है अब हमें इस केस को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखना होगा। वी हैव टू टेक पर्सनल एंगल। हमें देखना होगा कि हमारे विक्टिम की फैमिली से जुड़ा वो कौन शख्स है जो इस तरह का होममेड बम बनाकर ये धमाके कर रहा है। पहले कुछ खाना ऑर्डर कर लें। बिरयानी ऑर्डर कर दे, भूख लगी है। ये लो। और मैंने सोचा तुम्हें मेरी भूख है। क्यों, तुझे मेरी आग नहीं लगती? अपने दुश्मनों की चिता को ठंडा करके आ गई मेरी चौखट पर आग जलाने। तेरे बिना तो मैं बुझा हुआ कोयला हूँ सुंदरी। जब तक तेरी चिंगारी नहीं लगती ना, मुझ में आग नहीं लगती। क्यों, तुम्हारे दोस्त तुम पर जान नहीं फूकते थे? उनकी यादों में भी तो जल रहे हो तुम। भुवन सुन तो सही मेरी बात। निकल जा, निकल जा यहाँ से। भुवन, समझूंगा हमारे घर से हमारी दोस्ती की अर्थी उड़ गई। भले ही मैं तेरे लिए मर गया हूं, लेकिन मेरे दिल में तू हमेशा जिंदा रहेगा और मेरे घर की चौखट हमेशा तेरा इंतजार कर। निकल जा यहाँ से। क्या हुआ, बाबू नाराज हो गया? अपनी नफरत को हटा दो और मेरे बन जाओ। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगी। ज्ञान जी, क्या लगता है आपको कौन हो सकता है जिसने आपके दोस्त गुरु और उनकी बेटी राधिका के साथ साथ आपकी भी जान लेने की कोशिश की? मैं पता लगा रहा हूँ सर। मतलब आपको किसी पर शक है? फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, कुछ होगा तो बताऊंगा आपको मैं। सर मुझे लगता है ये जयंत को छुपा रहा है। तो ये वाकई जानता होगा कि धमाके के पीछे किसका हाथ है। जयंत और इसकी फैमिली के बारे में पता करो, तब तक हम गुरु की बीवी और राधिका के पति से मिलते हैं।
आपको किसी पे शक? कोई ऐसा है जो आपकी बेटी राधिका और आपके पति गुरु को इस तरह मरवा सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधिका तो यहाँ रहती भी नहीं थी, वो तो बस डिलीवरी के लिए मायके आई थी। नीरज, आपको किसी पे शक? एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें अपने पति को छोड़ के मेरे पास आना होगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी की रहने भी नहीं दूंगा। दीक्षा भाभी आप क्या बोल रही हो? सॉरी नीरज जी, लेकिन यही सच है। सर वो वेद राधिका को अपने साथ भागने के लिए बोल रहा था। और सर मैंने ये सब इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि राधिका के चरित्र में कोई लांछन लगे। ये वेद है कौन? सर शादी से पहले राधिका और वेद एक दूसरे से प्यार करते थे। पापा मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं वेद से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। वो जाहिल गवार इस घर का नौकर बनने के लायक नहीं है और तुम इसे घर का दामाद बनाना चाहती हो। पापा भले उसे अपना दामाद ना बनाओ, लेकिन मैं उसे अपना पति मान चुकी हूँ। राधिका मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान जा बेटा। इसके बाद राधिका वेद को भूल गई थी। नीरज जी, आपकी और राधिका की शादी को कितना वक्त हुआ? 7-8 महीने सर। तो इन 7-8 महीनों में राधिका ने कभी अपने पास्ट के बारे में आपको कुछ नहीं बताया? नहीं सर। ये वेद रहता कहाँ? सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर मोटर मैकेनिक हूँ सर, घर से सारा काम संभालता हूँ। और आपको सर मैं बॉम्ब बनाने वाला दिख रहा हूँ। कोई मिला नहीं तो आप मुझे फंसा दोगे। फंसाएंगे नहीं, साबित करेंगे। अगर सच नहीं बोलेगा ना तो ऐसे ही धोएंगे तुझे। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सर राधिका से प्यार करता था और राधिका भी मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन सर उसके बाप ने। लेकिन उसके बाप ने क्या? उसके बाप और राधिका दोनों को? नहीं सर, राधिका मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या बोला तुमने? सर राधिका मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी सर। सर फॉरेंसिक को इस वेद के घर से जो सामान मिला है उसमें जेलेटिन या एक्सप्लोजिव के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। अब इतना बेवकूफ़ नहीं कि धमाका करने के बाद वो सब सामान अपने घर में रखेगा। मोटर मैकेनिक है तो पूरे चांसेस हैं कि ट्यूबवेल में वो बॉम्ब इसने प्लांट किया हो। पर ये वेद तो बोल रहा है कि राधिका के पेट में इसी का बच्चा था। अब ये तो पैटर्निटी टेस्ट से ही क्लियर होगा। पर सवाल ये है कि राधिका के हस्बैंड को वाकई राधिका के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप पापा बनने वाले हो? सच? सर वो न्यू कंसाइनमेंट आ गया है। चलो आप इस रिश्ते का हाथ मुझसे मत छीनिए। आप रख लीजिए पैसे, रख लीजिए। इन पैसों से मेरा दुख कम नहीं होगा। मैं जानता हूँ पैसों से सिर्फ घर की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, पति की कमी तो दूर नहीं होगी। लेकिन आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बोलना, झिझकना मत। सर एक बात जयंत ने भी हमसे छिपाई और गुरु की बीवी ने भी हमको नहीं बताई। कौन सी बात? हम सिर्फ जयंत और गुरु को इस जमीन का हिस्सेदार समझ रहे थे, जबकि इस जमीन का एक तीसरा हिस्सेदार भी है। जयंत और गुरु का दोस्त भुवन। ये तीनों हर साल इस जमीन पे पहली पानी भराई और पूजा करते थे, लेकिन इस साल इस अवसर पे भुवन शामिल नहीं हुआ था। क्यों? जयंत और गुरु का भुवन से झगड़ा चल रहा था। मजदूरों का कहना है कि इन तीनों की दोस्ती टूट चुकी थी। तो क्या गहरी दोस्ती गहरी दुश्मनी में बदल गई? इतनी गहरी कि दोस्त ने दोस्त की जान ले ली? हो सकता है सर। वो कहते हैं ना, इस सारे संसार में फसाद की जड़ सिर्फ ये 3 चीजें हैं, जर, जोरू और जमीन। अगर हम तीनों में से कोई भी पहले निकल गया ना भगवान से मिलने, तो जो बच गया जमीन उसकी। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि पानी भराई और पूजा की परंपरा में अचानक बदलाव क्यों और कैसे किया गया? क्योंकि पूजा तो आप तीनों दोस्त हर साल तीनों मिलकर ही करते थे। सर इस बार भुवन तो आया नहीं था, तो गुरु चाहता था कि इस बार की पूजा राधिका के हाथों हो। क्या कोई बाहर वाला आदमी जानता था कि पूजा में राधिका शामिल होने वाली? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर इस पूजा की परंपरा में बदलाव नहीं किया गया होता तो भुवन की गैरहाजिरी में पूजा में आप और गुरु बैठे, राधिका नहीं। मतलब ये कि टारगेट आप और गुरु दोनों हो सकते हैं। अब ये बताइए वो कौन हो सकता है जो दोनों जमीन मालिकों को मारना चाहता था? भुवन पे तो शक नहीं है आपको? तो आप बताइए, अगर भुवन ऐसा कर सकता है तो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि सर हमारी सालों की दोस्ती एक बहुत बुरे मोड़ पे आके टूटी थी। जैन, अरे भुवन को तुझसे कुछ बात करनी है। अरे तो तू बिचौलिया क्यों बन रहा है? वो बोलेगा ना। यार मैं
हमारी दोस्ती का रिश्तेदारी में नहीं बदल सकती। मैं चाहता हूँ यार सोहम और मीनाक्षी की शादी हो जाए। अरे यार तूने मेरे मन की बात छीन ली यार। और सोहम और मीनाक्षी तो बचपन के दोस्त हैं। ये हुई ना बात। जयंत, तुझे मालूम है ना, मीनाक्षी थोड़ा हकलाती भी है। अरे नहीं बेटा, तो हमारी बहू नहीं हो, बेटी हो। खुश रहो। हाँ जयंत, सोहम और मीनाक्षी की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बेटा, नमस्ते बेटा। मीनाक्षी से मिलो। हाय सोहम। हाय मीनाक्षी। ये क्या बदतमीजी है सोहम? मुझे पता है हम यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं आज। हाँ पता है मुझे। आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं शादी कर लूं। ठीक है दीक्षा, आओ ना। और ये है दीक्षा, और ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सो नाउ शी इज माई वाइफ। और हाँ एक बात और, ये मीनाक्षी की तरह हथलाती भी नहीं है। बदतमीज। सॉरी मीनाक्षी। सोहम ने हमेशा मेरा सिर झुकवाया सर। तो आपके अपने बेटे से भी नहीं बनती थी? क्या बताऊं सर, एक गलतफहमी उसके मन में घर करके बैठी थी। कैसी गलतफहमी? सर मेरी बीवी ने सुसाइड कर लिया था। उस समय सोहम बहुत छोटा था और मेरी बीवी डिप्रेशन में रहती थी, इसलिए उसने ऐसा सब कुछ किया। लेकिन सोहम को लगता था कि उसने मेरी वजह से सुसाइड कर लिया। गुरु से क्या प्रॉब्लम थी भवन को? सर यही कि उसने रिश्ता करने के लिए बोला था। फिर तो सोहम की सजा जयंत को क्यों दे रहा है? तूने देखा ना सोहम ने किस तरह मजाक उड़ाया मेरी बेटी का। और मीनाक्षी उसे बचपन से चाहती थी, और तू कहीं और देखेंगे। क्या कर सकते हैं आप? उसने शादी कर ली है। और फिर मीनाक्षी बेटा आना इधर। बेटा सुन तो सही, हम क्या रहे। मीनाक्षी बच गई लेकिन उसकी आवाज़ चली गई। भुवन टूट गया था, शराब में डूब गया था। हम दोनों को अपना बैरी समझने लगा था सर। मंजू जी, आपको भी यही लगता है कि भुवन ऐसा कर सकता है? जी। भुवन कहाँ है? हमें शक है कि आपने अपने दोस्त गुरु को बॉम्ब से उड़ाया। वो मेरा दोस्त नहीं था, दुश्मन था। और मेरी बेटी के साथ जो हुआ ना, वो दुश्मन ही कर सकता है, दोस्त नहीं। और मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूं कि अपना बदला लेने के लिए मासूम लोगों को बलि पे चढ़वा दूं। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहा हूं कि गुरु और राधिका की मौत के बाद जयंत का मन तो अंजू के घर पे ही लगता है सिर्फ। जो भी बात है साफ साफ बोल। उसकी एक टांग कट गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धमाके नहीं करवा सकता। बहुत शातिर है वो साला। मेरे सामने जुबान लड़ाएगी? पति मैं हूं तेरा या मेरा बाप? शर्म नहीं आती आपको ऐसे गिरी हुई बात बोलते हुए? बस कर कमीने। इस लड़की को लव मैरिज करके लाया है तू ना, और अब इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब इसे फेंक के बाहर दूसरी लेके आऊंगा। बताओ क्या करोगे? आपने भी तो मेरी माँ के मरने के बाद बाहर बहुत मुंह मारे हैं ना। और अब ये गुरु चाचा की बीवी को ले जा रहे हैं। वाह तमीज। गलत किया मैंने जो अपनी जबान बंद रखी। पुलिस को तेरा नाम बता देना चाहिए था मुझे। आदिल खान जी, कहां तक पहुंची आपकी जांच? पर्सनल एंगल तो कई सामने आए, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में एक भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा जिससे ये लगे कि हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई ऐसा है जो इस तरह बम बनाकर ये जुर्म कर सकता है। ओके सर, पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। तो अगर नीरज जी ये राज जानता था, वो भी अपनी बीवी राधिका को इस बेवफाई की सजा दे सकता है। ये नीरज अपनी बीवी के साथ बरेली में रहता था ना। तुरंत बरेली जाओ, उसके घर में सर्च करो। ओके सर। पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। सर। अरे कहां जा रहे हो आप लोग? सर बात क्या है? तेरी बीवी के पेट में जो बच्चा था वो वेद का था, और तू कह रहा है कि तुझे मालूम नहीं था अपनी बीवी के अफेयर के बारे में? अरे नहीं मालूम था मुझे कि राधिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा था।
और अगर मालूम भी होता तो क्या मैं उसका जाके खून कर देता, वो भी इस तरह से। घर में कुछ नहीं मिला फिर भी हम इसे क्लीन चिट नहीं दे सकते। लॉजिस्टिक का बिजनेस है इसका, और बरेली में एक वेयर हाउस भी है। खबरियों को बोलो कि इस पर नजर रखें। हो सकता है कि लॉजिस्टिक के बिजनेस की आड़ में इसका किसी एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन हो। पापा जी आपकी चाय। पापा जी इतना कैश लेके आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने और गुरु ने मिलके एक ट्रैक्टर लेने का सोचा था। अब गुरु तो रहा नहीं, लेकिन उस ज़मीन पे खेती तो करनी है ना, बस इसलिए ट्रैक्टर खरीदने जा रहा हूँ। पापा जी क्या आपको वाकई लगता है कि वो ब्लास्ट सोहम ने? मैं लेट हो रहा हूँ, चाय नहीं भी पीऊँगा। अंजू भाभी कहाँ हैं आप? देखिए, मैं वहाँ आके लोगों की नज़र में नहीं आना चाहती। वैसे भी आपका बेटा आपको और मुझे लेकर शक करता है। बेहतर है कि हम ना ही मिले। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। चलिए पापा जी, पहली बार ट्रैक्टर आप स्टार्ट कीजिए। हटो हटो, लोग जिंदा, एम्बुलेंस बुलाओ तुरंत। यस पापा, पापा। सर ऐसा लग रहा है इस बार बॉम्ब ट्रैक्टर में प्लांट किया गया था। एक विटनेस के मुताबिक ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही ब्लास्ट हो गया। मुरादाबाद में स्टोव में ब्लास्ट हुआ, और यहाँ पे पहले ट्यूबवेल में, ट्रैक्टर में ब्लास्ट। शर्मा, आखिर ये कौन है जो इस तरह बम ब्लास्ट करके एक के बाद एक धमाका कर रहा है? दीक्षा, दीक्षा, ये सब कैसे हो गया दीक्षा? सब पापा जी की गलती थी कि उन्होंने तुम्हें बचा। तुमने मार डाला पापा जी को। हेलो, क्या ब्लास्ट हो गया? कुछ ही हफ्तों के अंदर ये तीसरा ब्लास्ट हुआ है और पुलिस सिर्फ तीनों ब्लास्ट में मरने वाले लोगों की आपसी रंजिश में उलझी हुई है। क्या उन्हें नहीं लगता इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश? मैं कम इन सर? कम इन। सर हमें सोहम पे ट्यूबवेल वाले ब्लास्ट के दौरान भी शक था, और इस बार तो इसकी बीवी भी। लेकिन शर्मा, क्या सोहम इस तरह का बम बनाने में शामिल हो सकता है? मत भूलो, फॉरेंसिक के मुताबिक ये बम लो इंटेंसिटी का था, लेकिन इस बम में भी गिलेटिन स्टिक इस्तेमाल हुई, और जिस तरह से ये बम ट्रैक्टर में प्लांट किया गया, ये किसी एक्सपर्ट का काम है। हम और अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। ये मीडिया वाले पहले हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं कि हमारी तहकीकात गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो सर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एटीएस को भी फिलहाल ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जो हमें हेल्प करे। अभी तक हम नज़रपुर में जो ब्लास्ट हुए उन्हीं को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और अब मुझे लग रहा है कि जो मुरादाबाद में ब्लास्ट हुआ उसमें जो एटीएस की इन्वेस्टिगेशन है, हमें उसे भी क्लोजली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात हो जो एटीएस से मिस हो गई, लेकिन वो बात हमारी नज़र में आ जाए। सर, इतनी बार बताया तुझे कि आने से पहले दरवाजा नॉक कर लिया कर। सॉरी सर। तुम अपनी नफरत को भुला दो, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगी। सर एक बात हमसे कंप्लीटली मिस हो गई। भुवन का फोन 18 तारीख को मुरादाबाद में एक्टिव था, और 18 तारीख को ही मुरादाबाद सिटी में ब्लास्ट हुआ था। ये भुवन मुरादाबाद में जाता कहाँ? सर वो तो पता नहीं,
लेकिन ये अक्सर मुरादाबाद जाता रहता है और ये जब जब मुरादाबाद गया है इसका फ़ोन उस लोकेशन पे भी एक्टिव रहता था जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ था। हो सकता है ये वहाँ रेकी करने जाता हो। सर मुरादाबाद तो रोज़ हज़ारों लोग आते जाते हैं। मैं मुरादाबाद गया और मैंने बम ब्लास्ट कर दिया। तो ये बता कि मुरादाबाद में जाता कहाँ? सुंदरी के यहाँ गया था। कौन सुंदरी? प्रोस्टिट्यूट है सर। 18 तारीख की रात में उसी के साथ। सब पता किया हमने। तो मुरादाबाद में कुंजा मार्केट भी जाता है, वही कुंजा मार्केट जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। बोल क्या छिपा रहा? सर मैं तो उस मार्केट में कचौड़ी खाने जाता हूँ गांव लौटने से पहले। करेक्ट, कचौड़ी खाने वाले के गैस स्टोव में ब्लास्ट हुआ 18 तारीख को। बोल। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, उस दिन मैं उस मार्केट में गया ही नहीं। सुंदरी के घर से निकला और सीधा अपने गांव वापस चला गया। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। उस दिन अगर उस मार्केट में गया होता तो बम ब्लास्ट में मैं भी मारा गया होता। तू कहना क्या चाहता है? कोई ऐसा है जो तुझे मारना चाहता है? मुझे कौन मारेगा सर? तुम लोग 3 दोस्त थे, तू, भुवन और गुरु। गुरु मारा गया ट्यूबवेल ब्लास्ट में और जयंत मारा गया ट्रैक्टर ब्लास्ट में। तो तीनों दोस्तों में से बचा कौन? तू। और ब्लास्ट कहाँ पे हुआ? कुंजा मार्केट। वही कुंजा मार्केट जहाँ तू अक्सर जाता है। शायद कोई ऐसा है जो यही जानता है कि तू जब भी मुरादाबाद आता है तो कुंजा मार्केट ज़रूर जानता है, इसीलिए ब्लास्ट कुंजा मार्केट में किया गया। जहन पे जोर डाल और बता कि वो शख्स कौन है। सर ये बात तो सिर्फ सुंदरी जानती है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे भुवन चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। तू निकल यहाँ से। अरे लेकिन मुझे अभी तो अंदर तू जान। अरे सर लो, मैंने पकड़ लिया इसको। अरे सर मैंने पकड़ लिया इसको। इसको भी लेके चलो। अरे मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मैंने क्या किया? अरे साहब मेरा काम है धंधा करना। अब चाचा हो या भतीजा मुझे क्या फर्क पड़ता है? और इन दोस्तों को मार के मुझे क्या मिलेगा? सर मेरा कोई लेना देना नहीं है धमाकों से। अगर कुछ भी छुपाया ना और हमें पता चला तो उधेड़ेंगे तुझे। और छुपाने को बचा ही क्या है, सब कुछ तो सामने खुल गया है। 18 तारीख को मुरादाबाद में हुए ब्लास्ट से 10 दिन पहले 8 तारीख को बरेली रोड पर दंगे हुए थे। तभी इस जिलेटिन बॉम्ब की साजिश की शुरुआत हुई थी। लेकिन बरेली में हुए दंगों का इन धमाकों से क्या कनेक्शन? दंगों के कारण 3 दिन तक शहर में कर्फ्यू रहा था, जिस वजह से एक माइनिंग साइट पर जाने वाले जिलेटिन से भरे ट्रक को कंपनी को 3 दिन के लिए बरेली के गोडाउन में रखना पड़ा था। उस वक्त कंपनी ने हमसे ये बात छुपाई थी कि उस ट्रक में से 147 जिलेटिन्स गायब हो चुकी थी। हमें शक है कि ये चोरी उसी वक्त हुई जब वो ट्रक नीरज के गोडाउन में खड़ा हुआ था। नीरज के गोडाउन पे? माइनिंग कंपनी के हिसाब से वो जिलेटिन स्टिक तेरे गोडाउन से चोरी हुई। सर माइनिंग कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब है कि मेरे गोडाउन से आपको कुछ मिला क्या? आदिल खान जी। शर्मा, इस नीरज के गोडाउन से किसी भी तरीके का एक्सप्लोसिव या जिलेटिन नहीं मिला है। कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। 2 लगाएंगे सब उगल देगा ये उस दिन की वीडियो फुटेज आई है मेरे पास, जिस दिन जिलेटिन से भरा ट्रक इसके गोडाउन में खड़ा था। सर ये मोहित है। कौन मोहित? सर दीक्षा का भाई। कौन सोच सकता है ये मासूम से दिखने वाले भोले वाले चेहरे किसी की जान भी ले सकते हैं। सर वो तीनों इंसान नहीं, जानवर थे, जानवर। सर उन तीनों ने मिलकर हमारी माँ का रेप किया था। हमारी माँ का रेप? 10 साल पहले जब मैं और मोहित बच्चे थे और हमारी माँ एक गेस्ट हाउस में सफाई का काम करती थी। अरे सर आप? सरिता? 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 क्या हुआ तुम्हें? सरिता? हमारा बाप गया था पुलिस के पास मदद मांगने के लिए, पर किसी ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। हमारा बाप टूट चुका था। उसने हमारी माँ के साथ मिलकर हमें जहरीला खाना खिलाया, सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन हमारे पड़ोसी आ गए और हमें हॉस्पिटल ले गए। हम तो बच गए सर, लेकिन हमारे माँ पापा ने उन्हें खो दिया। हमने बचपन में ही ठान लिया था
कि एक दिन इन तीनों से ज़रूर बदला लेंगे। सर, हमारे मामा ने हमें पाला, हमने पढ़ लिख के खुद को इस लायक बनाया कि उनकी बराबरी कर सके और सबसे पहले उनके घर में घुस के उन्हें घात लगा सके। इसलिए मैंने सोहम के ऑफिस में जॉब ढूंढ ली और उसे प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर ली। और ये है दीक्षा, और ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सो नाउ शी इज़ माई वाइफ। और अपने भाई मोहित को नीरज के यहाँ नौकरी पर लगवाया। और वो जिलेटिन और बारूद तो 1.5 महीने पहले ही नीरज के गोदाम में आए थे। तो क्या तुम लोगों ने पहले ही उन्हें बॉम्ब से? हम तो उन तीनों को बहुत पहले ही मार देना चाहते थे, और हम कुछ ऐसा सोच रहे थे जिससे कि हम ना फंसे। फिर हमें जिलेटिन का आइडिया आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मर्डर को बॉम्ब ब्लास्ट की शक्ल दे दें। बॉम्ब बनाना हमने इंटरनेट से सीखा। और भुवन जब भी मुरादाबाद जाता था, सुबह 10 बजे के आसपास वो ठेले पे आके कचौड़ी खाता था। तो हमने एक रात पहले ही उस ठेले के स्टोव पे बॉम्ब प्लांट कर दिया था। लेकिन उस दिन बॉम्ब स्टॉल गया ही नहीं, सब बच गया। मैं मानता हूं तुम दोनों की मां के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और जिसने ये किया उसे सजा मिलनी चाहिए थी। पर तुम दोनों ने क्या किया? खुद ही निकल पड़े बदला लेने के लिए, और बदले की आग में इतने अंधे हो गए कि ये भी नहीं देखा इतने मासूम लोगों को मार डाला। ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से। अगर उन लोगों ने दीक्षा की मां सरिता के रेप केस को सीरियसली लिया होता और उसके गुनहगार भुवन, जयंत और गुरु को पकड़ लिया होता, तो दीक्षा और मोहित ये बदले का खूनी खेल ना खेलते और इतने मासूम लोगों की जान यूं ही ना जाती। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।